बोर्ड मास क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार अर्पित करता हूँ। मैं आपके सामने आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। नया चैप्टर तो क्या है, हमारा चैप्टर पुराना चल रहा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हमने कुछ परिचय पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम आगे और देखेंगे कि उनके बारे में और क्या हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। तो तब तक के लिए हम शुरू हो जाते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 समय मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये समय काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि महाराणा प्रताप के समय में और क्या घटना घटित होती है, क्या क्या है, हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन शायद मैंने जहाँ तक वीडियो देखा उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, वो मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। तो महाराणा प्रताप की रानी थी अजब दे पंवार। ठीक है, उसके बाद में और जानकारी क्या मिलती है कि एक व्यक्ति है हमारा कर्नल जेम्स टोड, जो इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने महाराणा प्रताप को किस नाम से संबोधित किया था, ये देखेंगे हम। तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को क्या कहा था? तो क्या कहा था? गज केसरी। क्या कहा था? गज केसरी। और कर्नल टोड ने एक और नाम दिया था हल्दी घाटी का शेर। क्या कहा था? हल्दी घाटी का शेर। प्रश्न बारे पूछा जाए कि कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप को, प्रश्न कर आ गया, महाराणा प्रताप को गज केसरी किसने कहा या किस इतिहासकार ने कहा? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड। एक व्यक्ति और है, इधर देखिए, इसका नाम है इस प्रकार का अबुल फजल ने हमारे महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहा, क्या नाम दिया उनको, किस नाम से संबोधित करा उन्होंने? तो इन्होंने इनको कहा, महाराणा प्रताप को क्या कहा? नलिया केती। क्या कहा? नलिया केती। नलिया केती का तात्पर्य है वीर योद्धा। देखिए दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि अबुल फजल ने महाराणा प्रताप को किस नाम से संबोधित किया? किस नाम से संबोधित किया? नलिया केती। नलिया केती का तात्पर्य क्या है? वीर योद्धा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद में ये तो हो गया उनका परिचय के बारे में। उनके उपनाम और देख लेते हैं हम। महाराणा प्रताप के उपनाम, प्रताप के उपनाम क्या नाम थे? तो एक तो लिख देता हूँ, हल्दी घाटी का शेर। एक नाम हमें मिलता है पाथल, और उसके अलावा ये दो उपनाम मिलते हैं। शायद एक नाम और है, मैं कहीं भूल रहा हूँ। तो हल्दी घाटी का शेर किसे कहा गया है? हमारे महाराणा प्रताप को। पाथल किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को। आगे देखेंगे हम। आगे है मेवाड़ की
मेवाड़ की, सॉरी जगह कम पड़ रही है, मैं आगे बाद में लिखता हूँ, तब तक आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक उपनाम और मिलता है इनका, जो नाम इस प्रकार से है, इसका नाम है मेवाड़ केसरी। क्या नाम मिलता है? मेवाड़, मेवाड़ केसरी। क्या नाम मिलता है? मेवाड़ केसरी। तो प्रताप के उपनाम क्या है? हल्दी घाटी का शेर, माथल, मेवाड़ का केसरी, ठीक है। या हल्दी घाटी का शेर किसने कहा? तो ये मैंने वापस मैं लिख देता हूँ, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक। और इनका भी एक उपनाम है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि घोड़े राजस्थान में, हाँ, किस इतिहासकार को, प्रश्न भी इस प्रकार से बन सकता है कि किस इतिहासकार को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो किस इतिहासकार को? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा क्यों कहा जाता था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वो पुस्तक लिखी थी, उसमें राजस्थान के हर जगह पर वो घोड़े पर बैठकर हर जगह का उन्होंने जानकारी प्राप्त करके इतिहास लिखा था। तो साफ जाहिर सी बात है कि उस जमाने में तो कोई साधन तो हुआ करते नहीं थे, तो घोड़ा था, तो घोड़े पर बैठकर उन्होंने पूरे राजस्थान का, या फिर कह सकते हैं हम राजपुताने का दौरा किया, और जगह जगह का उन्होंने अवशेष प्राप्त करे, शिलालेख पढ़े, जो भी है सारी जानकारी प्राप्त करके उन्होंने पुस्तक लिखी। जो पुस्तक का नाम क्या है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमारा चैप्टर हो गया। चलो मेरा डेस्कटॉप कहीं रह गया है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया, अब मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, अब महाराणा प्रताप से संबंधित और क्या है? तो एक आपने पढ़ी होगी मेवाड़ की मौन क्रांति। क्या? मेवाड़ की मौन क्रांति। प्रश्न अगर पूछे कि मेवाड़ की मौन क्रांति क्या है, मेवाड़ की मौन क्रांति क्या है, तो मेवाड़ की मौन क्रांति से संबंधित क्या है, इससे संबंधित क्या वार्तालाप है, इसको क्या कहा गया है? कि इसका संबंध है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक संबंधित जानकारी है, कह सकते हैं। या मेवाड़ की मौन क्रांति क्या है? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक संबंधी जानकारी है। इसमें क्या जानकारी है कि इधर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा था, और इधर धीर भाई या भटियारी रानी, इनका पुत्र, और जगमाल क्या करता है? जगमाल नाराज होकर कहाँ चला जाता है? तो जगमाल
लेते हैं। उसके बाद में जगमाल का क्या होता है, तो देखिए एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध। कब होता है? 1583। किन के बीच में होता है? तो दो टीमें लड़वाएंगे हम। इधर सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा, और सामने वाली टीम से इधर कौन था? हमारे ये कहाँ का सरदार था? वैसे तो इसको जागीर प्रदान करी थी अकबर ने। भीलवाड़ा के पास में एक स्थान है जहाजपुर। भीलवाड़ा के पास में अकबर ने जागीर प्रदान करी थी। तो जागीर का नाम क्या है? जहाजपुर। कौन सा? जहाजपुर। तो ये जहाजपुर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो ये जगमाल कहाँ का शासक था? जैसे दिल्ली का राजा होकर गया और अकबर ने इसको जहाजपुर की जागीरी प्रदान कर दी, और जहाजपुर का भीलवाड़ा में वहां रहने लगा। अकबर के आदेश के अनुसार दत्तानी का युद्ध होता है। कब? 1583 में। और अकबर किसको भेजता है? जगमाल को। किसको भेजता है? जगमाल को। तो हम कह सकते हैं इधर या तो दिल्ली से, या फिर हम कह सकते हैं ये जैसे जहाजपुर का था, तो जहाजपुर भीलवाड़ा का आदमी कौन है हमारा? तो ये जगमाल। इस युद्ध में क्या होता है कि इसकी जीत होती है, और जगमाल इस दत्तानी के युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। आगे और देखेंगे हम। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जब महाराणा प्रताप शासक बने कहाँ के? मेवाड़ के। उस समय मेवाड़ के अलावा दो रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती। कि मेवाड़ के अलावा दो रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती है। तो वो दो रियासतें कौन कौन सी है? तो एक तो है जोधपुर, और एक रियासत है आपकी सिरोही। तो टोटल यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली कुल कितनी रियासतें हैं? तो टोटल कितनी है? एक तो मेवाड़, दूसरी जोधपुर, और तीसरी सिरोही। अब मेवाड़ के अधीनता स्वीकार करने वाले राजा मेवाड़ से कौन थे? प्रताप थे। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। यहाँ से कौन था? तो यहाँ का शासक था चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन। और यहाँ कौन था? सुल्तान देवड़ा। यानी कि इन तीन आदमियों ने, प्रताप, चंद्रसेन और सुल्तान देवड़ा ने, इन तीन आदमियों ने क्या? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बाहर प्रश्न पूछा जाए कि जोधपुर का बहुत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो कौन? चंद्रसेन। या प्रश्न आ सकता है सिरोही का बहुत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो कौन? सुल्तान देवड़ा। या रियासत पूछे तो जोधपुर रियासत, सिरोही रियासत और मेवाड़ रियासत। ठीक है। और आगे देखते हैं हम। इसके अलावा शायद मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ा बन सकता है। आज के लिए चैप्टर यही तक। आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि मैं सीधा बोर्ड पर पहले से लिखकर उसके बाद में समझाऊं, या फिर यह कहानी के माध्यम से लिखूं और फिर समझाऊं। आप अपने इस कमेंट करके नीचे जरूर देवें।
अगर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं इस तरह से लिखूंगा नहीं, पहले सीधा लिखा हुआ और फिर समझाने का भी मैं मेथड बना सकता हूँ। तो आप दोनों दृष्टि से आपको किस प्रकार का मतलब मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है जो अच्छी है, यानी कि समझा कर फिर लिखाना, समझाते हुए बोर्ड पर लिखाना, या फिर पहले बोर्ड पर लिखकर फिर समझाना, आप दोनों विधियों के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत।